तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि अब जो है क्लास जो यहाँ पर अभी वर्तमान में जो कराया जा रहा है एएलपी और टेक्नीशियन को बेस्ट मानते हुए क्लास को करवाया जा रहा है। और एएलपी और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन उसी अनुसार से क्लास को अभी वर्तमान में सीरीज के तहत चलाया जा रहा है। और ये जो एग्ज़ाम होने वाली है बहुत ही जल्द, हमको लग रहा है कि सबसे पहले एग्ज़ाम अगर कोई होगा तो एएलपी और टेक्नीशियन का ही एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये सारा रेलवे मंत्री के द्वारा भी बहुत ज़्यादा ट्वीट किया जा रहा है। और सभी जगह जो है दुर्घटना हो रही है, जिसके कारण जो है एएलपी की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण जो है एग्ज़ाम में डिले होने की कोई संभावना नहीं है। बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास को देख रहे हैं, रेगुलर क्लास कीजिए। और यहाँ पर जो सीरीज के तहत चलाया जा रहा है आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहिए। और आज जो है सबसे पहले की बात है कि एएलपी का जो है क्लास जो है सबसे पहले एएलपी में जो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके बारे में जानिए, उसके बारे में कैसा क्या पूछता है, इसका मतलब कैसे एग्ज़ाम लेता है। तो सबसे पहली बात है एएलपी का जो फॉर्म भरे हैं उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो तीन बार एग्ज़ाम इसका लेगा। पहले बार एग्ज़ाम होगा, पहला बार 75 नंबरों का क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, जो कि टोटल 75 मिनटों का एग्ज़ाम होगा। और 75 मिनटों में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट, यानी एक घंटा का पहला एग्जाम हो जाएगा। सीबीटी फर्स्ट के रूप में दिया जाता है, जो कि ये 1 घंटा का जो समय रहता है इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन जो रहता है मैथ का रहता है, 25 क्वेश्चन जो रहता है रीजनिंग का रहता है। उसके बाद जो रहता है 25 के बाद साइंस का जो क्वेश्चन रहता है वो 20 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद करंट अफेयर्स और उसके बाद जो बच गया जीके, उसकी संख्या जो बहुत ही नगण्य मात्रा में रहती है, बहुत ही कम मात्रा में रहती है, जो कि ये जो हो जाएगा ये मात्रा जो हो जाएगा मात्र 10 क्वेश्चन ही रहता है, जो कि करंट अफेयर्स साथ साथ जीके जीएस जितना भी रहता है, जीके रहता है वो सारा रहता है। और जीएस का जो संख्या रहता है, जो कि साइंस की संख्या जो रहता है इसमें जो पूछा जाता है वो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 75 क्वेश्चन का रहता है और 60 मिनटों का समय मिलता है। उसके बाद एएलपी जो होता है सेकेंड जो होता है सीबीटी 2 जो होता है उसमें जो एग्ज़ाम होता है आपको मेंस लेवल का होता है। 100 क्वेश्चनों का एग्ज़ाम रहता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि 1.5 घंटा का समय रहता है। उसमें जो क्वेश्चन पूछने का सिलसिलेवार तरीका से रहता है, जो कि 25 क्वेश्चन मैथ रहता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है। उसके बाद जो रहता है आपको इसमें जो है साइंस की संख्या जो बढ़ा दिया जाती है, साइंस जो रहती है वो 40 क्वेश्चन साइंस आपको इसमें जो है इंजीनियरिंग करके भी एक साइंस आता है उसको भी जो रहता है इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद जो टोटल 40 संख्या जो है इसमें साइंस का आ जाता है, साइंस की संख्या बढ़ जाती है। और 10 संख्या जो रहता है वो करंट अफेयर्स और जीके का जो संख्या रहता है वो 10 क्वेश्चन सीबीटी 2 में भी मिलेगा। उसके बाद जो होता है आपको उसके बाद जो आता है ट्रेड थ्योरी का, जिसका ट्रेड का होगा वो अपना लेते हैं। उसके बाद जाकर के इसका सिलेक्शन इस तरह से किया जाता है। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आज जो यहाँ पर टेस्ट जो हुआ है उस टेस्ट का क्वेश्चन को पहले लेकर के करवाते हैं। उसके बाद जो होमवर्क हुआ है वो होमवर्क को भी पूरा करवाया जाएगा। तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, हैलोजन के सबसे बाहरी कोष जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 7 को होता है। 17 वर्ग को रखा जाता है और 7 होता है। ऐसे हैलोजन में जो होता है वो 17वें वर्ग में रखा जाता है और इसका जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 7 संख्या में रहता है और ये जो होता है 17वां ग्रुप में इसको रखा गया है। बताइए आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, वो किस कारण से देता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण जो है आकाश का रंग जो होता है कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा हैलोजन ग्रुप जो है इसका सबसे पहला तत्व जो है ये कौन सा हो जाएगा? हैलोजन का पहला तत्व जो हो जाएगा वो फ्लोरीन हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या कितना होती है? 9 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ऋणात्मक तत्व अगर आवर्त सारणी में पूछा जाएगा वो कौन होता है? ये फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ऋणात्मक तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जुड़े हुए लाल बाल पाल में लाल जो थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय का संबंध जो हो जाएगा वो लाल से संबंधित थे और बाल हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। और उसके बाद जो होते हैं पाल जो होते हैं बाल होते हैं, बाल तिलक हो जाएंगे, पाल जो हो जाएंगे वो बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, एल्युमिनियम नाइट्राइट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? ALN हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो 3 हो जाएगा। और नाइट्रोजन का जो होता है 7 परमाणु संख्या होता है और इसका भी संयोजकता हो जाएगा वो 3 ही होता है। 3 दोनों कट जाएगा और सिर्फ बचेगा ALN बचेगा, ALN हो जाएगा, जो कि एल्युमिनियम नाइट्राइट का संकेत को सूत्र को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन में बता दीजिए, पुष्कर मेला जो लगाया जाता है वो कहाँ लगता है? ये राजस्थान में लगता है। राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, जो कि ये भगवान किससे संबंधित है? जो कि आने वाला है। और जो पुष्कर राजस्थान में जो विश्वकर्मा बाबा का लगाया जाता है, विश्वकर्मा बाबा का पूजा नहीं होता है वो पुष्कर राजस्थान में, तो वही ना 17 वाला जो होता है विश्वकर्मा पूजा संबंधित है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किन के द्वारा दिया गया है?
आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है और ये किस वर्ष दिया गया था? 1913 में दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया है वो मोसले, ठीक तो है, मोसले के द्वारा दिया गया 1913 में। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज किए थे जो कि 1869 में दिए थे। और इसके समय जो तत्व की संख्या हो जाएगा वो 63 तत्व हो जाएगा, 63 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए ध्वनि तरंग का ऐसा मात्रक जो है होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि तरंग को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी का अंतिम उपधातु तत्व जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये पोलेनियम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी परमाणु, जिसकी जो 27 जो होता है, ये सबसे ज़्यादा जो होता है समस्थानिक की संख्या जो होता है वो 27 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, दांतों का एनामेल जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का जो कि दांतों का एनामेल बना होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केला जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी केला में जो पाया जाता है वो मुख्यतः विटामिन बी पाया जाता है। और केला उत्पादन के लिए बिहार का जो है कौन सा जिला संबंधित है? ये हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है, हाजीपुर जिला जो है केला के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। और विश्व में जो है केला उत्पादन देश जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये जमैका हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो हो जाएगा ये जमैका देश हो जाएगा, जो कि ये केला उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिए क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? ये एमाइलेज निकलता है। लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम जो हो जाएगा वो एमाइलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेनले का लूप का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र जो हो जाएगा वो हेनले का लूप का अर्थ हो जाएगा। बताइए ऑक्सीजन जो होता है इसकी परमाणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। और O2 का जो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 32 हो जाएगा। जैसे O2 लिखा रहेगा तब वहाँ पर 32 मारिएगा, ऐसे ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो 16 ही होता है। बताइए पीएच मान की गणना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? सोरेनसन के द्वारा खोजा गया है और ये 1909 में ये खोजे हैं। और पीएच मान की गणना जो किया जाता है वो किसको दर्शाता है? ये अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। और 0 से 14 के बीच में ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्केल जो इसका होता है पीएच स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक रहता है। 0 से 7 के बीच जो होता है वो अम्लीय हो जाएगा। और 7 अगर 7 होता है तो ये उदासीन हो जाएगा। और 7 से आगे अगर 7 से 14 तक होता है वो क्षारीय को दर्शाता है। बताइए यदि किसी वस्तु का वजन जो है पृथ्वी पर 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20 kg। ये 20 kg हो जाएगा, ठीक है, 20 kg हो जाएगा। इसको द्रव्यमान जो है न्यूटन से बदलने के लिए चेंज कीजिएगा, न्यूटन को बदलने के लिए चेंज कीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा तो ये 20 kg हो जाएगा। जो कि ये द्रव्यमान जो है ये चेंज नहीं होता है, सिर्फ भार ही चेंज होता है। अगर भार यहाँ पर किसी वस्तु का जो वजन है 60 किलो का वजन अगर विक्रम जी का हो जाएगा तो ये चंद्रमा पर अगर जाते हैं तो चंद्रमा पर इनका भार जो हो जाएगा, ये द्रव्यमान जो हो जाएगा क्या होगा? द्रव्यमान सेम ही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार चेंज होगा। भार जो चेंज होगा वो 1/6 हो जाएगा कि 60 किलो का वजन जो हो जाएगा वो 10 किलो का वजन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मुझे, भारत की तट रेखा की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा लंबाई जो है अधिकतम कितना हो जाएगी? 7500 हो जाएगा। सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य जो है ये कौन हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर जो आता है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और दक्षिण भारत का अगर पूछा जाएगा तटीय राज्य कौन है सबसे बड़ा तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये विद्युत धारा कहा था, विद्युत धारा, ठीक है। बताइए किसी चालक के चार्ज के गतिमान होने की दर जो होता है उसको विद्युत धारा कहा था, विद्युत धारा ही लगा, ठीक है। बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का हो जाएगा वो ओम हो जाएगा। बताइए पशुओं में होने वाला फुट माउथ रोग जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये वायरस यानी कि विषाणु से फुट माउथ रोग जो है वो संबंधित हो जाएगा। और खुरपक्का रोग जो होता है मनुष्य में, जो ये पेड़ पौधा कर रहे हैं, मनुष्य में जो होता है, मनुष्य नहीं सॉरी जानवर में, गाय भैंस जो होता है, जानवर जो होता है उसमें जो है खुरपक्का और मुंहपक्का रोग हो जाता है। जो किस कारण से होता है? वो जीवाणु से होता है। खुरपक्का मुंह, देखिए फूड माउथ जो होता है ना वो हो जाएगा वायरस से होता है, फूड माउथ वायरस से होता है। और ये जो खुरपक्का रोग जो होता है ना वो जीवाणु से होता है, ये ध्यान रखिएगा। फूड माउथ रोग जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस से होता है। और ये जो खुरपक्का रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होता है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 12 हो जाएगा। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है?
दो 8 2 हो जाएगा, यानी कि 2 होता है, लास्ट का जो अंक होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और 2 हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस जो होता है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, पोर्ट उसे कहा जाता है। बताइए वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्या नहीं होगी? दूरी जो है ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बल, त्वरण, वेग जो होता है ये सभी जो है ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन दूरी जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बताइए E=mc² देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और किस वर्ष ये दिया गया था? 1905 में दिया गया था, और 1921 में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और E=mc² में c जो है वो किसको दर्शाता है? प्रकाश का वेग हो जाएगा, और m जो दर्शाता है वो मास यानी कि द्रव्यमान को दर्शाता है। मतलब बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है, श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा NaCl जो है वो किसका रासायनिक सूत्र माना जाता है? ये साधारण नमक का माना जाता है, ठीक है, साधारण नमक का हो जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl हो जाएगा, Cl2 NH4Cl NH4Cl होता है, सिर्फ NH4Cl ही होता है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। वायरस ही है, चलिए ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में लोकसभा की सीट जो है वो कितना हो जाएगा? 40 वही हो जाएगा। राज्यसभा की सीट कितना है? 16 हो जाएगा बिहार में, ठीक है। और बिहार में जो है विधान परिषद की सीट कितना है? विधान परिषद 75 हो जाएगा। विधान परिषद की सीट जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, IPL की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष से हुआ है? 2008 से हुआ है, ठीक है। और ये T20 का वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? 2007 में हुआ था। पहला T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता था? भारत के द्वारा ही जीता गया, 2007 में भारत के द्वारा ही जीता गया। और अभी जो वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसको कौन जीता है? भारत जीता है, भारत जीता है, भारत T20 वर्ल्ड कप जो जीता है भारत के द्वारा जीता गया। 2 बार जीत चुके हैं भारत अभी तक। बताइए देश का अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त जो है वो किसको बनाया गया है? हीरालाल समारिया को बनाया गया, ठीक है। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। और 30वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हो जाएगा। 39वां का कहाँ होगा? तो ये मेघालय में 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। बताइएगा वर्तमान में जो है भारत का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है ये कौन हो जाएगा? रानी दुर्गावती हो जाएगा, जो कि किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और यूपी में जो है वो 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये 53वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया के अभी वर्तमान में तंजानिया की राजधानी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डोडोमा हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? शिलिंग हो जाएगा। कौन हसन थे यहाँ के? साम्या सुलू हसन, जो कि साम्या सुलू हसन जो हो जाएंगे ये तंजानिया के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसने यह खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण जो है ये पहले तत्व के समान होता है? ये न्यूलैंड के द्वारा खोजा गया है, ठीक है, न्यूलैंड के द्वारा ही खोजा गया है। बताइए समांतर श्रेणी में जो है सीरीज का जो मान होता है 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 .. 1/rn तक होता है। और यही श्रेणी क्रम में जो हो जाएगा r बराबर होता है r1 + r2 + r3, इसी तरह से चलते जाता है। बताइए RDX जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? विस्फोटक हो जाएगा, ठीक है। और RDX जो है इसको इटली में क्या कहा जाता है? T4 के नाम से जाना, अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, और इटली में जो जाना जाता है वो T4 के नाम से जाना जाता है RDX को। और जर्मनी में हेक्साजोन के नाम से जाना जाता है। RDX की विस्फोटक उष्मा जो होता है वो कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है, 1510 किलो कैलोरी जो है RDX का विस्फोटक उष्मा हो जाएगा। बताइए मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी 46 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अस्थि से अस्थि के जोड़ जो होता है उसको क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट कहा जाता है, लिंगामेंट कहते हैं। और अस्थि से उपास्थि के जोड़ जो होता है उसको जो कहा जाता है वो टेंडन कहा जाता है, टेंडन या सीरा उसे कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी वस्तु की सर्वाधिक दूरी तय करने के लिए प्रक्षेपित जो किया था वो कितना डिग्री पर किया था? 45 डिग्री पर किया था। और सर्वाधिक ऊंचाई जो होता है वो कितना पर होता है? 90 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक है। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये बराबर V - U/T हो जाएगा, ठीक है। V - U/T जो हो जाएगा वो त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग हो जाएगा? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा और ध्वनि जो हो जाएगा वो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। आगे वो क्वेश्चन हो जाएगा, वेग समय ग्राफ पर रेखा की ढलान जो होता है उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है, ठीक है, एक्सीलरेशन या त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा गलकंड रोग हो जाएगा, ठीक है, घेघा या गलकंड रोग उसे ही कहा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो गया, टमाटर जो है वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा, ठीक है, टमाटर एक प्रकार का फल हो जाएगा। और टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर में जो है लाल रंग पाया जाता है। तो अब जो है ये सीरीज जो चल रहा था, पूरे टेस्ट का जो सीरीज चल रहा था वो सीरीज को समाप्त कर दिया गया है, जो कि टेस्ट डेली होता है। और डेली टेस्ट जो है ये यहाँ पर ग्रुप के माध्यम से करवाया जाता है और उसी का विश्लेषण जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब जो है फिजिक्स का जो दिया गया था, लुसेंट का जो होमवर्क के रूप में दिया गया था फिजिक्स का, जो कि संतुलित बल, अभी बल चल रहा था, संतुलित बल और असंतुलित बल चल रहा था, जो कि कल जो है संतुलित बल को करवा दिया गया है और आज जो है असंतुलित बल पर चलते हैं। बताइए किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगता है कि वस्तु किसी एक बल की दिशा की गति करने लगती है, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल जो होता है उसको क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल जो कार्य करता है उसको कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। संपर्क से जो बल होता है, जो कि संपर्क करा करके एक दूसरे पर जो बल लगाया था उसको कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु जो होती है उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? सर्पी घर्षण बल कहा जाता है, सर्पी घर्षण बल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है? लुढ़कने वाला बल जो होता है उसको लोटनी बल कहते हैं और सरकने वाला बल जो होता है उसको सर्पी घर्षण कहा जाता है। इसको ध्यान से रख सकते हैं, लुढ़कने वाला हो जाएगा तो लोटनी घर्षण हो जाएगा और सरकने वाला हो जाएगा तो ये सर्पी घर्षण बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोटनिक घर्षण बल का मान जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण बल का मान जो होता है सबसे कम होता है और सबसे अधिक मान जो होता है वो एस्थेटिक घर्षण का मान होता है। एस्थेटिक घर्षण बल का मान जो होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा और सबसे कम जो होता है वो किसका मान होता है? लोटनिक घर्षण बल का मान जो होता है वो सबसे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल, मनुष्य जो है वो सीधा खड़ा रह पाता है वो किस कारण से रहता है? ये घर्षण बल के कारण ही सीधा मनुष्य जो है वो खड़ा रह सकता है और ये चल पाता है, जो वो चल भी पाता है वो भी घर्षण बल के कारण ही चल पाता है और खड़ा भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि सड़क पर घर्षण बल न हो तो पहिया जो है क्या होता है? फिसल जाएगा, ठीक है, फिसल करके पहिया जो है वो गिर जाएगा, जिसके कारण जो घर्षण बल के कारण ही पहिया जो है वो सड़क को पकड़े हुए रहती है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मशीन में घर्षण के कारण मतलब किसके कारण जो है ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक हो जाती है? ये घर्षण के कारण ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब कोई पिंड जो है एक समान चाल भी और त्रिज्या आर के वृत्तीय गति मार्ग से गति कर रहा है तो उस पर अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, जिसका परिमाण जो होता है v² होता है, परंतु त्वरण की दिशा जो है वो क्या होती रहती है? हमेशा लगातार बदलती रहती है, ठीक है, त्वरण की दिशा हमेशा जो है ये बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल F बराबर जो होता है वो क्या होता है? mv²/r हो जाएगा, ठीक है, mv²/r हो जाएगा, जहाँ पर m जो होता है वो द्रव्यमान हो जाएगा, v होता है चाल हो जाएगा और r जो होता है वो त्रिज्या हो जाएगा, जो कि mv² अभिकेंद्रीय बल बराबर जो होता है वो mv²/r हो जाएगा, जो कि छोटका यानी कि स्मॉल r रहता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर ग्रह का गति जो होता है वो किस ग्रहों का जो गति करता है वो किस आकार का रहता है? वो परवलयाकार यानी कि सर्विलाकार आकार का रहता है। और सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति तथा ग्रह के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह का जो गति करता है वो किस बल के कारण करता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है। और इसमें जो आवश्यक बल जो प्रदान किया जाता है वो अभिकेंद्रीय बल का प्रदान किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है खिंचाव, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, किसी मोड़ पर रेल या कार घुमाते समय पहिए और सड़क के मध्य जो है लगने वाला घर्षण बल जो होता है उसमें जो है कौन सा बल प्रदान किया जाता है? अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है, ठीक है। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो घूमता है वो किस बल के कारण घूमता है? वो भी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। और न्यूटन की किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? पहला से परिभाषा मिलता है, दूसरा नियम से जो हो जाएगा ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है और तीसरा नियम जो है ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे जो है बंदूक चलाने पर जो है गोली मतलब धक्का जो लगता है पीछे की ओर जो लगता है हाथों में, वो न्यूटन के तीसरे नियम से लगता है। और नाव जो है
नाव जब चलती है तो उसके बाद जो है पीछे कूदने पर जो है नाव जो है पीछे की ओर सरक जाती है, ये भी हो जाएगा। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम ही हो जाएगा। बताइए मौत के कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल जो अंदर चलाई जाती है वो किस क्रिया से चलाई जाती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण लगता है। अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ अगर बल लगे तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और मौत का कुआं में जो गाड़ी चलाया जाता है वो अभिकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। दूध से मक्खन जो निकाला जाता है ना क्रीम से, वो अपकेंद्रीय हो जाएगा। ठीक है, बताइए भैया कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल जो होता है उसको कौन सा बल कहा जाता है? उसको भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी जो होता है उसको भ्रमवश, यानी कि भ्रम के अनुसार होता है, उसको भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जो कि यह जो कहा जाता है, लेकिन मुख्यतः ये गलत माना जाता है। मतलब भ्रम मतलब गलत ही ना हुआ, सपना न देखते हैं वही सब हुआ। तो अब जो है फिजिक्स को समाप्त कर दिया गया। जो होमवर्क आपको एक एक टॉपिक के रूप में दिया जाता है, तो अब जो है जो दिया गया था होमवर्क में आपको रसायन विज्ञान का क्या वो बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन, आर्गन का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 18 हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम का कितना होता है? 11 हो जाएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 गो हो जाएगा। ठीक है, और पोटासियम की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 19 गो हो जाएगा। ठीक है, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम ये सभी जो होता है ये एक प्रकार का जो है संभारिक का काम करता है। संभारिक का मतलब हुआ भार उसका सेम हो जाएगा। परमाणु का भार जो होता है वो परमाणु का भार समान होता है, और परमाणु का जो क्या कहते हैं द्रव्यमान को ही भार कहा था। संख्या जो होता है वो भिन्न होता है, परमाणु संख्या भिन्न होता है, और द्रव्यमान जो होता है वो सेम होता है। यानी कि द्रव्यमान जो होता है आर्गन, पोटासियम और सोडियम का द्रव्यमान जो होता है वो सेम ही होता है, यानी कि 40-40 सभी का होता है, और सभी का परमाणु संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन, संभारिकों में अधिकांश गुण जो होता है वो कौन सा गुण जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है? भौतिक गुण जो होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, जो कि संभारिक का लक्षण हो जाएगा। पर संभारिक के वो भौतिक गुण जो एक समान होते हैं परंतु किस पर निर्भर करते हैं? संभारिक जो निर्भर करते हैं वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। आगे क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता तत्व के कौन सा कण के उत्सर्जन से संभारिक को बनाया जाता है? ये बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक को बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न किंतु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहा था। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक कहा था। जैसे फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा वो समान हो जाएगा, और परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये भिन्न भिन्न होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर के कुछ अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करते हैं उसको कौन सा तत्व कहते हैं? रेडियो सक्रियता तत्व कहा जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। और रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरेल। ठीक है, सर्वप्रथम 1896 में खोजा गया था। हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी 1896 ईस्वी में, और ये वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो फ्रांस के वैज्ञानिक हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्वेरेल हो जाएंगे। बताइए प्रारंभ में इन अदृश्य किरण जो है, रेडियो सक्रियता के अदृश्य किरण जो है, इसको कौन सा किरण कहा गया था? इसको बैक्वेरेल किरण कहा गया था। बैक्वेरेल किरण कहा गया था, जिसको मैडम क्यूरी ने 1898 में बदल करके पियरे और क्यूरी का नाम दे दिया गया था। इसको 1898 में दिया गया है। बताइए रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था में निर्भर नहीं करता है। ये यूरेनियम जो होता है रासायनिक स्थिति और भौतिक अवस्था में निर्भर नहीं करता है। और किसने यह मतलब कब यह कहा था मैडम क्यूरी ने कि संपीड़न जो होता है वो रेडियो सक्रियता पदार्थ की खोज के क्रम को बतलाता है? यह जो कहा गया था 1898 में कहा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थोरियम धातु जो होता है इसमें रेडियो सक्रियता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। थोरियम जो होता है इस धातु में जो रेडियो सक्रियता पदार्थ जो है ये नहीं पाई जाती है। और कब जो है मैडम क्यूरी और पति उनके पियरी क्यूरी ने बताया था कि यूरेनियम के खनिज जो है पिच ब्लेंड जो है इसका निष्कर्षण करने के लिए योग्य होता है? ये 1902 में बताया था। ठीक है, 1902 ही में हो जाएगा। और इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1903 में मिला है, और 1911 में भी दिया गया है। 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल चुका है।
मतलब किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में के परमाणु के नाभिक जो होता है वो विखंडन होता है, और यह कारण जो होता है रेडियो सक्रियता तत्व के परमाणु के अस्थायी कण होने के कारण जो ये विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो सक्रियता तत्व के परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो स्वतः विखंडित होकर के अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कोई तत्व जो है कृत्रिम तरीके से ज्ञात किया जाता है, उसको कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहा जाता है। जो कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता जो हो जाएगा वो कृत्रिम तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अदृश्य किरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। और यह रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले इन किरणों का पता जो है सबसे पहले किसने लगाया था? रदरफोर्ड के द्वारा लगाया गया था। और कब लगाया था ये? 1902 में लगाया था। 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला है जो कि उनको मैडम क्यूरी और पी क्यूरी को दिया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र के प्रवाहित करके ये रदरफोर्ड ने 1902 में ही ये प्रमाणित किया था कि रेडियो सक्रियता पदार्थ से निकलने वाली किरण जो होता है वो रेडियो सक्रियता किरण कहलाती है। आगे बताइए, किसने इन किरणों को क्रमशः अल्फा बीटा और गामा नाम दिया था? ये रदरफोर्ड के द्वारा ही, ठीक है। अल्फा बीटा गामा नामकरण जो दिया गया है ये किरण को जो दिया गया है रेडियो सक्रिय किरण को, ये रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो सक्रियता किरण जो है ये अत्यंत जो है इसका वेग कितना, मतलब वेग क्या होता है? अत्यधिक होता है, यानी कि वेग जो होता है तीव्र गति से होता है। और इसके तत्वों के नाभिक से बाहर निकलने पर इसका प्रकाश का वेग का लगभग कितना भाग होता है? 1/10 भाग हो जाएगा, 1/10 भाग होता है। बताइएगा, रेडियो सक्रियता के द्रव्यमान अधिक होने के कारण जो है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक हो जाएगी। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो हमेशा ऑटोमेटिक ही अधिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो प्रभावित जो करता है वो जिंक सल्फाइड तथा बेरियम प्लेटिनोसाइड को में स्फुटिक उत्पन्न करने के साथ ही होता है। बताइएगा, बीटा किरण जो होता है वो कैसा आवेश दिखाता है? ऋण आवेशित दिखाता है। बीटा किरण जो हो जाएगा वो ऋण आवेशित दिखाता है। और बीटा किरण का द्रव्यमान जो है ये हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 1/1840 भाग हो जाएगा, ठीक है। बीटा किरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का कितना भाग होता है? 1/1840 ग्राम हो जाएगा। बताइए, बीटा किरण के कणों का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का लगभग कितना भाग होता है? ये 9/10 हो जाएगा। वो अल्फा का 1/10 होता है और बीटा का इसी का उल्टा जो हो जाएगा 9/10 भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक वेग जो होता है वो किसका होता है? अल्फा का होता है। और भेदन क्षमता किसका सबसे ज़्यादा होता है? गामा किरण का सबसे ज़्यादा जो होता है भेदन क्षमता होता है। और सबसे कम होता है ये गामा किरण का ही सबसे वेग होता है, कम। आगे क्वेश्चन बताइएगा, गामा किरण जो होता है मुख्यतः क्या होता है? ये मुख्यतः उदासीन होते हैं। इसी कारण जो है विद्युत क्षेत्र से होकर के गमन करने के कारण जो है ये किरण जो है विचलित नहीं होती है। बताइए, गामा किरण जो है ये कणों की बनी होती है या नहीं होती है? गामा किरण जो होता है ये कणों की बनी नहीं होती है। बताइएगा, गामा किरण का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का लगभग कितना होता है? लगभग बराबर ही होता है। प्रकाश के वेग का ही लगभग बराबर गामा किरण का वेग होता है। और सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है ये गामा किरण का ही होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, गामा किरण का द्रव्यमान जो होता है वो होता है या नहीं होता है? ये द्रव्यमान जो होता है गामा किरण का नहीं के बराबर होता है, मतलब नाम मात्र का होता है, यह नहीं के बराबर होता है। इसका कारण जो हो जाएगा, इसका कारण होता है फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनोसाइड का ये जो है प्रभाव जो है बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण जो है इसका द्रव्यमान जो होता है वो बहुत ही नगण्य यानी कि कम होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो सक्रियता तत्व के नाभिक में रेडियो सक्रियता तत्व जो है वो उत्सर्जन जो करता है वो कैसे उत्सर्जन करता है? वो स्वतः ही उत्सर्जन होता है, अपने आप उत्सर्जन होने लगता है। और रेडियो सक्रियता किरण से कौन कौन सा कण उत्सर्जन होने लगता है? अल्फा बीटा गामा। इसका नामकरण कौन किया था? रदरफोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया है। आगे बताइएगा, रेडियो सक्रियता विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादक जो किए थे वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? सॉडी, फोजन और रदरफोर्ड, तीनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। सॉडी भी किए हैं, फोजन्स किए हैं और रदरफोर्ड, ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो है ये रेडियो सक्रियता विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया गया है। अगला क्वेश्चन में, रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं वो कैसा तत्व होते हैं?
अस्थायी और अस्थायी बताना है। ये परमाणु का अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। रेडियो सक्रियता किरण अस्थायी होता है, परमाणु का अस्थायी किरण माना जाता है, और जो कि स्वतः ही विखंडित होकर के नए तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अल्फा और बीटा कण जो है वो किस तत्व के परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होता है? ये रेडियो सक्रियता तत्व के परमाणु के नाभिक से ही उत्पन्न अल्फा और बीटा कण होता है। बताइए रेडियो सक्रियता परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अल्फा परिवर्तन हो जाएगा और एक बीटा परिवर्तन हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं ये। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी परमाणु के नाभिक में एक अल्फा कण को निकाल देने पर परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान में कितना कम हो जाता है? देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, यानी कि अल्फा किरण को निकालने के बाद जो है परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसमें 4 की कमी आती है, और परमाणु संख्या जो होता है उसमें जो होता है वो 2 की कमी आती है। उसके बाद जो है बीटा किरण, अगर किसी परमाणु के बीटा कण को निकाल देने पर जो है परमाणु द्रव्यमान जो है बदलता नहीं है। बीटा किरण निकालने से परमाणु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन परमाणु संख्या जो होता है उसमें 1 का वृद्धि होता है। बीटा किरण निकालने से परमाणु संख्या में कितना वृद्धि होता है? 1 का। और द्रव्यमान में कितना होता है? कोई वृद्धि नहीं होता है बीटा में। और अल्फा में जो हो जाएगा, अल्फा किरण निकालने से हो जाएगा परमाणु संख्या में जो हो जाएगा वो 2 की कमी हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान में हो जाएगा वो 4 का वृद्धि हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, समूह विस्थापन का नियम जो दिया गया था वो किससे संबंधित था? ये रेडियो सक्रियता तत्व से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए वह समय अंतराल जिससे किसी रेडियो सक्रियता तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या विखंडित होकर के प्रारंभिक संख्या से आधी हो जाती है, उसको कौन सा क्रिया कहा जाता है? अर्ध आयु काल कहा जाता है। अर्ध आयु काल उसे कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड इसे कहा जाता है, जो कि वह समय अंतराल जिसके कारण जो रेडियो सक्रियता तत्व जो है उपस्थित परमाणु की संख्या को विखंडित करने के बाद जो है वो आधी हो जाती है, तो उसको अर्ध आयु काल यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, और इसमें जो है समस्थानिक का उपयोग किया था अर्ध आयु काल का लिए जो है समस्थानिक का जो उपयोग किया जाता है वो पोलोनियम का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो केमिस्ट्री का जितना भी होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है बायोलॉजी का होमवर्क जो दिया गया था उसको अब देख लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी से आप लोग को क्वेश्चन जो है ALP टेक्नीशियन और सभी एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, समसूत्री विभाजन की इस अवस्था जहाँ पर तुर्की जो मतलब तुर्की तर्कु पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेटाफेज अवस्था कहा जाता है, ठीक है। मेटाफेज अवस्था कहा जाता है। और तुर्की तर्कु के बीचों बीच के भाग जो होता है उसको कौन सी अवस्था कहा जाता है? मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है, मध्यवर्ती रेखा या मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है। बड़े समसूत्री विभाजन के इस अवस्था आरंभ होने पर प्रत्येक गुणसूत्र का सेंटीमीटर जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? एनाफेज कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र जो होता है 2 भागों में जब विभाजित हो जाता है इसको क्या कहते हैं? एनाफेज कहा जाता है। और समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जो तुर्की रूप से पूर्ण रूप से विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? मेटाफेज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर तारककाय के निकट पहुंच जाती है, उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? उसे टेलोफेज कहा जाता है। फेज जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जो कि मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा, टेलोफेज हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा ये 3 प्रकार के हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रक के विभाजन के पश्चात जो है कोशिका द्रव का विभाजन जो होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनोसिस कहा जाता है, साइटोकाइनोसिस उसे कहा जाता है। और वस्तुतः कोशिका द्रव का विभाजन जो होता है वो एनाफेज अवस्था से ही प्रारंभ होने लगता है, और अंत में जाकर के अंत जो होता है वो टेलीफेज अवस्था में जाकर के अंत हो जाता है। बताइए अर्धसूत्री विभाजन जो है ये कोशिका विभाजन की खोज सबसे पहले किसने किया था? बीजमैन के द्वारा किया गया। अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो किया गया सबसे पहले जो किया गया वो बीजमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, परंतु इसका नामकरण किसने किया है? फॉर्मर और मुरे के द्वारा किया गया। फॉर्मर और मुरे ने अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किया है और खोज कौन किए हैं? बीजमैन के द्वारा खोज किया गया है। और फॉर्मर और मुरे ने इसका नामकरण जो किया है वो किस वर्ष किया है? 1905 में किया है, ठीक है। और इस प्रकार की कोशिका का विभाजन जो होता है वो किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका में हो जाएगा, जनन कोशिका में ही होता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों द्वारा नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिन्हें गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है। और इस कारण जो कोशिका का जो विभाजन होता है उसको जो है
न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहा जाता है। बताइए युग्मकों के सामान्य गुणसूत्र की संख्या जो आधी संख्या में मौजूद होती है और इसको जो कहा जाता है वो कौन सी कोशिका कहा जाता है? अगुणित कोशिका या युग्मक कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंडाणु ओवम जो होता है, जो संयोजन करके युग्मज का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? यानी युग्मज या जायगोट उसे कहा था। अंडाणु जो संयोजन करके जो निर्माण करते हैं उसको युग्मज या जायगोट कहा जाता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु से संयोजित होकर के जो युग्मज जो बनता है उसी को ये जायगोट या युग्मज उसी को नाम दिया गया है। बताइए युग्मज में फिर गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है तो इस कोशिका जो होता है इसको क्या कहते हैं? द्विगुणित कोशिका कहते हैं। द्विगुना हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। ठीक है। बताइए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार के विभाजन होते हैं? 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। प्रथम विभाजन जो होता है उसको विषम रूपी विभाजन कहा था। प्रथम विभाजन को विषम रूपी विभाजन कहते हैं और दूसरा विभाजन क्या कहते हैं? समरूपी। पहला विषम हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा उसको समरूपी विभाजन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा ह्रास विभाजन जो होता है उसको कौन सा विभाजन कहते हैं? विषम रूपी विभाजन कहते हैं। इसका जो पहला फेज होता है कौन सा फेज होता है? ये प्रोफेज हो जाएगा। पहला फेज प्रोफेज होता है। यह जो होता है लंबी अवस्था में मिटोसिस की तुलना से मियोसिस को पूर्व अवस्था में काफ़ी लंबा होता है। यह जो होता है 5 विभिन्न चरणों में संपादित किया जाता है, जो कि लेप्टोटीन हो जाएगा, जाइगोटीन हो जाएगा, पैक्टीन हो जाएगा, डिप्लोटीन हो जाएगा और एक डायनोकोसिस हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा ये विषम रूप विभाजन का अंग हो जाएगा। 5 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा वो ऐसी छोटी अवस्था जिसे गुणसूत्र लंबे एवं पतले हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे जो है लेप्टोटीन कहा था या क्रोमोनिप्टेन कहा जाता है। क्रोमोनिप्टेन या लेप्टोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इस वैसी अवस्था जो समजात गुणसूत्रों के जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और लंबाई एक दूसरे से सेट हो जाते हैं, इन जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? बाय बैलेंस गुणसूत्र या जाइगोटिंग गुणसूत्र कहा था। जाइगोट मतलब जोड़ना ही होता है, 2 गुणसूत्र को जोड़ना ही जाइगोट कहलाता है। बताइएगा वह अवस्था जो जोड़े गुणसूत्र में सिकुड़ के छोटे और मोटे हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पैक्टीन कहा जाता है। ठीक है, पैक्टीन हो जाएगा। और वह अवस्था जो उसी समय होता है जिस समय बाइलेंड्स के समजात गुणसूत्र विभाजित होते हैं उसको क्या कहते हैं? डिप्लोटीन अवस्था कहा जाता है। और एक होता है डाइकोसिस होता है, जो कि वह अवस्था में बाइलेंड्स जो होता है और अधिक और छोटे मोटे हो जाते हैं और केंद्रक की दीवार के निकट चले जाते हैं, उसको डाइकोनेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा समरूप विभाजन जो होते हैं उसमें जो समरूप विभाजन को और दूसरा नाम जो है वो क्या कहा जाता है? समसूत्र विभाजन या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन उसे कहा जाता है। और इसमें जो है समसूत्र विभाजन की तरह जो है अवस्थाएं होती हैं जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन का पूर्ण होने के पश्चात जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के प्रारंभ में हो जाता है। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में जो है वो कितनी अवस्थाएं होती है? 4 होती है। इसमें 4 हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। यही सभी जो है 4 प्रकार के अवस्थाएं होती है। तो ये अवस्थाएं आज समाप्त कर दिया गया है। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथ साथ ग्रुप से भी जुड़े रहें। ग्रुप में भी होमवर्क आपको मिलता है। होमवर्क के माध्यम से होमवर्क को पढ़ करके पूरा आइए, उसके बाद क्लास को देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। और साथ साथ पूरा क्लास समझने के साथ साथ जो है आपको ये होमवर्क के सीरीज के तहत चलाया जा रहा है, जो कि ALP और टेक्नीशियन को बेस्ट मानते हुए चलाया जा रहा है। जब तक एग्जाम होगा तब तक ये क्लास को चलाया जाएगा। आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से क्लास चलता रहेगा। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उससे उतना ही अच्छा से यहाँ पर क्लास करवाया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।